हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। इससे पहले हमने GS1 का पार्ट 1 बनाया था, तो आइए अब हम शुरू करते हैं GS2 का पार्ट 2। तो इसके अंदर जो टॉपिक आते हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, GS1। तो GS1 में क्या है, हम पढ़ा रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। इससे पहले हमने फिजिकल ज्योग्राफी की बात करी थी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो कंटेंट होता है वो डायनेमिक होता है ना, आप जानते हैं अच्छे से। डायनेमिक होता है इसका कंटेंट, यानी कि स्टैटिक से डायरेक्ट चीज़ें नहीं आती हैं, थोड़ी करंट से जोड़ करके चीज़ें आती हैं। वो जो इसमें क्वेश्चन के टाइप होते हैं ना, जो क्वेश्चन के इसमें टाइप होते हैं प्रकार, वो मोस्टली एनालिटिकल इन नेचर होते हैं। और ये बेसिकली सोसाइटी और इकोनॉमी का ही टॉपिक होता है, लेकिन इस पे जो हमें ज़ोर देना होता है वो ज्योग्राफिकल एंगल पे ज़ोर देना होता है। यानी कि हमें जो आंसर लिखने होते हैं ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप एनालाइज करेंगे तो उसमें क्वेश्चन आया था इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में, यानी आर्थिक गलियारा। जब आर्थिक गलियारा का आप आंसर लिखेंगे मेंस के आंसर राइटिंग में, तो आपको ये नहीं है कि उसमें सारा फोकस आप अर्थव्यवस्था के बारे में ही कर दें। तो आपको फोकस जो है वो किस पे करना है, आपको ज्योग्राफिकल एंगल देखने हैं, क्योंकि आप सवाल जो है किसके लिख रहे हैं, GS1 में ज्योग्राफी के, ना कि आप GS3 का आंसर लिख रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो जब आप ज्योग्राफी का आंसर लिख रहे होते हैं तो आपको क्लाइमेट देखना होता है कि उसका मौसम क्या है वहाँ पर, और वाटर कैसा है वहाँ पर, वाटर के रिसोर्स क्या हैं, और लैंड रिसोर्स कैसे हैं। क्योंकि किसी भी कारोबार को लगाने के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ वाटर, एनर्जी, और वहाँ के लैंड जो है रिसोर्सेज वो कैसे हैं, वहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर फ्रॉम टू परस्पेक्टिव। जब आप रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है तैयार करेंगे, तो आप, एक तो होता है ब्रॉड लेवल पर, तो ब्रॉड लेवल पर जब आप तैयारी करेंगे तो सबसे पहले वाटर आ जाएगा, यानी कि जल, लैंड यानी कि भूमि, एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि ऊर्जा जो स्रोत हैं वो। अब जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी हाइड्रो कार्बन होता है, न्यूक्लियर होता है, और विंड एनर्जी होती है जिसे पवन ऊर्जा बोलते हैं, एंड सो ऑन, और बहुत सारी इस तरह की होती हैं। अब दूसरे तरीके से आपको तैयार करना है रीजनल लेवल पर। ओके, तो रीजनल लेवल की जब हम बात करेंगे तो एक तो इंडिया लेवल पर आपको तैयार करना है, दूसरा कंटिनेंट वाइज जो महाद्वीप हैं उसके लेवल पर आपको तैयारी करनी है कि कहाँ कौन कौन से रिसोर्स पाए जाते हैं। तो आपको याद रखेंगे आप। अब GS1 में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया वो आया इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज। तो भारतीय समाज से काफ़ी सारे सवाल आते हैं, 8, 9, 10 तक सवाल आते हैं, सोचिए। तो काफ़ी वेटेज होता है इसका, और जिसे इग्नोर कर दिया जाता है अक्सर। लेकिन ये जो कंटेंट है इसका वो डायनेमिक है, यानी करेंट से चीज़ें ज़्यादा आती हैं, जो कि आप न्यूज़पेपर से आर्टिकल पढ़ के कवर करेंगे, और जो मंथली मैगजीन होती है वहाँ से कवर कर लेंगे आप। ठीक है, हो जाएगा। जो क्वेश्चन के टाइप आते हैं वो हाईली एनालिटिकल इन नेचर होते हैं, यानी कि विश्लेषणात्मक क्षमता की मांग करते हैं। सीधे सीधे नहीं आएंगे, डायरेक्टली नहीं आएंगे, थोड़े से घुमा फिरा कर आएंगे आपके। तो उसमें आपकी गहरी समझ होनी चाहिए टॉपिक के बारे में, तब आप आंसर दे सकते हैं आसानी से। उसके बाद जो है वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप लिंकेजेस अक्रॉस टॉपिक्स। अब जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसमें आपको लिंक करके पढ़ना है, आपस में जोड़ करके पढ़ना है टॉपिक को। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कास्ट डायनामिक्स, या अर्बनाइजेशन पर, या कास्ट पर, या पॉपुलेशन पर किस तरह से इसका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का। अब ग्लोबलाइजेशन आप जानते हैं जो भूमंडलीकरण होता है। तो भूमंडलीकरण आजकल हमारे रीति रिवाज होते हैं, हमारे खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी जो वेशभूषाएँ होती हैं, क्लोथिंग जो होती है हमारी, चेंज हो रही नहीं हो रही है। तो और हमारे जो रस्म व रिवाज होते हैं वो भी हमारे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, किससे, ग्लोबलाइजेशन से। क्योंकि आजकल जो है दुनिया जो है मुट्ठी में हो गई है। एक आपके हाथ में मोबाइल होता है, तो मोबाइल में आपके सामने, आपके हाथ में पूरी दुनिया है, आप कुछ भी देख सकते हैं। तो आपका एक्सेस जो है ना वो अनलिमिटेड है। तो इसी तरह से आपको एज ए होल चीज़ें कवर करनी है सोसाइटी में, तभी आप अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। फोकस ऑन कीवर्ड्स एंड इंक्लूड देम इन योर आंसर्स। तो जो कीवर्ड होते हैं उन पर फोकस करना है। कीवर्ड क्या होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन शहरीकरण, और ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, भूमंडलीकरण,
यानी कि एक व्यापक पैमाने पर, विश्व के लेवल पर, या वैश्वीकरण भी बोल देते हैं इसे, और कास्ट के लेवल पर, और जेंडर इक्वेलिटी, पॉपुलेशन डायनेमिक्स। तो ये कीवर्ड्स होते हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना है अपने आंसर में। तो इससे आंसर में आपके वज़न पैदा होता है। और एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखनी है, वो होते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स आपको इग्नोर नहीं करने, एग्जाम्पल अपने आपको कोट करने हैं अपने आंसर में, ताकि आंसर में वज़न आए। रेफरेंस देने हैं आपको अपने आंसर में। तो करेंट अफेयर से आप एग्जाम्पल देंगे टू सब्सटेंशिएट पॉइंट्स। अपने पॉइंट्स को पुष्टिकरण करने के लिए, आंसर को मजबूत बनाने के लिए आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे करेंट अफेयर्स से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई आंसर है, किसी टॉपिक के बारे में कोई सवाल आया है एग्ज़ाम में, तो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं करेंट अफेयर में कोई ना कोई ऐसा जजमेंट आया होगा सुप्रीम कोर्ट का, एससी जजमेंट, या कोई सोशल इश्यूज़ हैं ऐसे, उसे लेकर को आपको क्या करना है, आंसर में कोट करना है अपना, तब आंसर में आपकी मजबूती आएगी, अच्छे नंबर आएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं GS2 की।